नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। मैं गणपत पूनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सेशन चल रहा था हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का। चाहे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी, चाहे आप रीड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आज का जो सेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन 101% हर एक एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है। टॉपिक छोटा है, आप इस चीज़ को हल्के में नहीं लें, लेकिन इसमें से आपको 1 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो बात करें आज के हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, ये सब चीज़ आपको अच्छे से पता है कि मोटिवेशन क्या है, ठीक है ना। मोटिवेशन को हमारे ऊपर कैसे लागू करना है। अब देखो, हम कभी कभी कहते हैं ना कि सर एक मोटिवेशन क्लास हो जाए, तो जब तक आप अपने अंदर से मोटिवेट नहीं होगे तब तक आपको बाहरी व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं भले ही आपको कितना ही बोल दूं कि आपको 24 घंटे में से कम 12 घंटा आपको पढ़ना है, ठीक है ना, बिना सक्सेस होना है, बेरोजगारों की भीड़ ज़्यादा है, अपने घर वालों के सपने को साकार करना है, लेकिन मैं आपको जब तक बोलूँगा तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेगी। जैसे ही मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ, आप सुन के चले गए, ठीक है ना, धीरे धीरे वो चीज़ मतलब कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि आपने ठान लिया कि मुझे 2025 के अंतर्गत मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, मेरे घर वालों का जो सपने हैं उनको पूरा करना है, मेरा लक्ष्य है वो मुझे पूरा हासिल करना है, तो आपको किसी बाहरी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आपका बिना वक्त गवाए हम आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशनल, ठीक है, मोटिवेशन। तो क्या है मोटिवेशन, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, किस भाषा से हुई थी, शब्द की क्या परिभाषा है, वो सारा का सारा आज के इस सेशन के अंतर्गत हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा कौन सा शब्द, मोटम शब्द, ठीक है ना, मोटम शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है मोटर तथा मॉन्टेन के अनुसार, ये एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार है कि प्रेरणा में गति का होना अनिवार्य है। यानी प्रेरणा आपका जो मोटिवेशन है, ठीक है, उसमें आपकी गति होना अनिवार्य है। यदि आपकी प्रेरणा के अंतर्गत गति नहीं है तो आपके ऊपर वो किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा, और यदि प्रेरणा के अंतर्गत गति है तो आपके ऊपर वो सकारात्मक प्रभाव डालता रहेगा। एक अन्य मनोवैज्ञानिक क्रेच तथा क्रेचफील्ड के अनुसार प्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। जैसे कि हम तैयारी क्यों करते हैं, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हम गांव छोड़कर शहर क्यों आ रहे हैं, हम शिक्षा में हाई, जैसे हमने 12वीं तक की शिक्षा अध्ययन कर ली, तो हम आगे की शिक्षा क्यों अध्ययन कर रहे हैं। तो उस क्यों का उत्तर कौन देती है, प्रेरणा देती है, ठीक है ना। क्यों का उत्तर देती है कौन, प्रेरणा। हम किसी से क्यों प्यार करते हैं, देखो मैं शिक्षा से संबंधित आपको उदाहरण दूंगा। मैं ये नहीं कहूँ प्यार क्यों करते हो, देखो ये तो सबकी अलग अलग सोच हो सकती है। इसमें जो मेरी सोच है वो आपके मिलती जुलती नहीं होगी, तो हम इस प्यार वाले शब्द को हम यहीं रोक दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं शिक्षा के अंतर्गत कि भाई हम तैयारी क्यों कर रहे हैं। तैयारी हमारा उद्देश्य है कि हम सरकारी जॉब के अंतर्गत लग जाएं और हमारा जो टारगेट है वो पूरा करें, और ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो एक बेहतर हो सके, ठीक है। और बेहतर मतलब ये भी नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगी तो आपका भविष्य अंधकार में नहीं। हाँ, एक समाज के अंतर्गत एक आपकी पहचान होती है कि आप एक सरकारी सर्वेंट हो, ठीक है। और फैमिली में भी एक अच्छी आपकी इमेज होती है कि हाँ फलाना व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए दूसरों को भी इस तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है। लेकिन
वह बिना सरकारी वाले नौकर भी मतलब बिना जिसके पास नौकरी नहीं है, सरकारी जॉब नहीं है, वो भी आज काफ़ी कहीं ना कहीं लोगों के मोटिवेशनल या प्रेरणादायक बने हुए हैं, काफ़ी लोग हैं। ठीक है, तो किसी से क्यों प्यार करते हैं, क्यों घृणा करते हैं, छात्र सारी सारी रात क्यों पढ़ते हैं, किसान तपती दोपहरी में खेत में हल क्यों जोतते हैं, आदि आदि। यानी आपके जो क्यों का जो उत्तर कौन देती है? प्रेरणा। क्या कहा है कि आप किसी से क्यों प्यार करते हो, आप किसी से क्यों घृणा करते हो, आप सारी रात क्यों पढ़ते हो, किसान तपती धूप में खेत में काम क्यों करता है। इन सब क्यों का उत्तर देने के लिए कौन है? प्रेरणा। ठीक है, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है आपकी, ऐसे नहीं होगी शिक्षा आपने स्कूली शिक्षा खत्म की, कॉलेज की शिक्षा खत्म की और शिक्षा खत्म हो गई, नहीं। शिक्षा आपके जीवन, जब तक आपका जीवन है, तब जीवन चलता है, तब तक आप शिक्षा के क्षेत्र में रहोगे, आप कुछ ना कुछ सीखते हो। ठीक है ना। हाँ, एक एज होती है जो जिसमें हम कुछ ज़्यादा चीज़ें ग्रहण करते हैं और एक एज ऐसी आती है जिसमें हम कम चीज़ें ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। जीवन चलते रहने का नाम है, बिल्कुल सही कहा। अपन मारवाड़ी में क्या होता है नहीं कि चलते नाम गाड़ी है। ठीक है, तो कहीं के चलते नाम गाड़ी है। यदि आप एक जगह पर रहे, आप स्थिर रहे, तो आपका शरीर कहीं ना कहीं आपका शरीर अपना आप अस्वस्थ होकर अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर। इसलिए हमारे पुराने जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि आप बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। आप फ्री हो, आज कुछ काम नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है, तो चलती के नाम गाड़ी। ठीक है, तथा प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। यानी कि आप कोई भी कार्य करते हो उसके पीछे एक प्रेरक बल होता है, उसके पीछे बल कार्य करता है। वो क्या होता है? प्रेरक बल। जैसे मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी एक प्रेरक बल काम कर रहा है। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपका भी प्रेरक बल काम कर रहा है। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है, आपका पढ़ने का उद्देश्य है। ठीक है, इस संदर्भ में प्रेरणा एक बल है जो प्राणी को कोई निश्चित व्यवहार या निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य करती है। तो इस पूरी परिभाषा, पूरे पैराग्राफ के अंतर्गत मेन बात क्या है कि प्रेरणा है जो कि एक बल है जो प्राणी को कोई निश्चित व्यवहार या निश्चित दिशा में चलते रहने के लिए बाध्य करता है। मोटिवेशन आपको समझ में आ गया। इसके अंदर आप दो ही चीज़ें याद रखें, प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा से लिए गए और लैटिन भाषा के मोटम शब्द से। क्वेश्चन सीधा सीधा पुटअप हो सकता है। ठीक है, बाकी आप पूरा अच्छे से जानते हैं कि मोटिवेशन क्या है, कैसे मोटिवेट होना है, कैसे डीमोटिवेट होते हैं, वो सारे आप मैच्योर हो। इसके बारे में हम एक अलग से हम वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि मोटिवेशनल क्या है, हमारे ऊपर कैसे लागू होता है और कैसे लागू नहीं होता है। वो सारी चीज़ें एक दिन एक सेशन के अंतर्गत हम करेंगे। अब है प्रेरकों का वर्गीकरण। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ मोटिव। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। ये प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक होते हैं और एक बाह्य होते हैं। आंतरिक के अंतर्गत व्यक्तिगत होते हैं और बाह्य के अंतर्गत सामाजिक होते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत जैविक, तो बाह्य के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक। इसके अंतर्गत प्राथमिक, तो इसमें द्वितीयक। आंतरिक में जन्मजात और इसके अंतर्गत अर्जित। अब जन्मजात के अंतर्गत हमारा क्या होगा? प्रेरक, भूख लगना, ये प्रेरक है। खाने को प्राप्ति करने के लिए ये प्रेरक बल काम करता है। प्यास, ये भी प्रेरक बल है। आपको प्यास का एहसास कब होता है? जब आपको पानी की आवश्यकता होती है, तब आपको प्यास की आवश्यकता होती है। तो ये एक प्रेरक बल काम करता है। पानी की आवश्यकता हुई आपको, प्रेरक बल प्यास काम किया। ठीक है, आराम, आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप थक गए हो, आपको नींद आ रही है, ठीक है ना, आपको आराम करना है। प्रेरक बल क्या कहेगा? प्रेरक बल है वो कि आपने इतना काम किया है, अब आप आराम करो। नींद, प्यार, क्रोध, मल मूत्र त्याग आदि। ठीक है, ये सारे क्या है? जन्मजात है। अर्जित के अंतर्गत कौन कौन से? अर्जित के अंतर्गत सुरक्षा, हमें
किसी से खतरा महसूस हुआ, ये सुख से हम अर्जित कर सकते हैं। प्रदर्शन, हम किसी चीज का प्रदर्शन कर सकते हैं, ये अर्जित है। जिज्ञासा, किसी चीज को जानने के लिए, ये हमारे बाह्य प्रेरक है। सामाजिकता, कलह, ज्ञान, ये आदि क्या है, बाह्य प्रेरक। इसमें से यदि क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है तो कौन सी होती है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरक है, कौन सा बाह्य प्रेरक है। इंपोर्टेंट करके क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। देखो आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं, अधीनस्थ बोर्ड के अंतर्गत जो पेपर होते हैं उसका हम कह नहीं सकते, लेकिन आपको याद रखना कि आंतरिक प्रेरक कौन कौन से, जन्मजात प्रेरक कौन कौन से, बाह्य या अर्जित प्रेरक कौन कौन से। तो जन्मजात के अंदर भूख, प्यास, आराम, नींद, प्यार, क्रोध, सेक्स और मलमूत्र त्यागना। और अर्जित के अंतर्गत सुरक्षा, प्रदर्शन, जिज्ञासा, ज्ञान, सामाजिकता और कलह, ये क्या है हमारा अर्जित प्रेरक। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। प्रेरकों से संबंधित कुछ पद है, मुख्य रूप से 4 पद है इसके। ठीक है, प्रेरकों से संबंधित जो पद है वो है 4 प्रकार के। सबसे पहले आवश्यकता यानी नीड। ठीक है, ये हमारे शरीर की कोई जरूरत या अभाव जिसकी उत्पन्न होने पर हमारे शरीर असंतुलन या तनाव महसूस करता है। यह क्या कह रहा है कि हमारे शरीर को किसी चीज की जरूरत होती है या हमारे शरीर में उस चीज का अभाव होता है, तब क्या होता है, तब उत्पन्न होती है आवश्यकता। अभाव जैसे पानी की कमी हुई, प्यास लगी, पानी का क्या हुआ, अभाव हुआ, क्या लगी, प्यास। ठीक है, तब हमारा शरीर असंतुलन या तनाव महसूस करता है। प्यास लगती है, शरीर हमारा असंतुलन होता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे सर्दी लगने पर कपड़े की आवश्यकता, थक जाने पर आराम की आवश्यकता, अकेले होने पर साथी की आवश्यकता और बीमार पड़ने पर दवा की आवश्यकता तथा रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता। ये क्या हमारी आवश्यकता होगी। ठीक है, जब तक इस चीज को हम पूरी नहीं करेंगे तब तक हम तनाव के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है ना, या हमारा जो शरीर है वो असंतुलन रहेगा। हमने नींद नहीं ली तो हमारा शरीर सही ढंग से काम नहीं करेगा। हमने समय पर भोजन नहीं किया तो हमारा शरीर असंतुलन हो जाएगा। ठीक है ना, क्रोध आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला पद कौन सा है, प्रेरक का सबसे पहला पद यदि पूछा जाए तो वो है आवश्यकता यानी नीड। नीड इज ए सम सॉर्ट फॉर डिफिशिएंसी इन दी बॉडी ओइंग टू विच ऑन फील टेंस। फिर है बोरिंग लेग फील्ड के अनुसार, ये हमारे मनोवैज्ञानिक हैं 2, बोरिंग और लेग फील्ड के अनुसार आवश्यकता प्राणी की वह आंतरिक अवस्था है जो किसी उद्दीपकों अथवा लक्ष्यों के संबंध में जीवों का क्षेत्र संगठित करती है और उनकी प्राप्ति हेतु क्रिया उत्पन्न करती है। इन मनोवैज्ञानिक क्या कहा है कि आवश्यकता प्राणी की वह आंतरिक अवस्था है, यानी आवश्यकता क्या है कि प्राणी की वह आंतरिक अवस्था है जो किसी उद्दीपनों या लक्ष्यों के संबंध में जीवों के क्षेत्र में संगठित करती है और उसकी प्राप्ति हेतु क्रिया उत्पन्न करती है। यदि हमें किसी चीज की जरूरत हुई, आवश्यकता हुई, तो हम उस चीज को पाने के लिए क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और जब तक करते हैं तब तक वो चीज प्राप्त हमें नहीं हो जाती। ठीक है, अब दूसरा है चालक या अंत नदी या प्राणदिन या ड्राइव। इंग्लिश वर्ड याद रखना आप, ड्राइव, आसानी रहेगी। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। प्रत्येक, जैसे खाने की आवश्यकता से भूख, पानी की आवश्यकता से प्यास, और जब तक वह चालक शांत नहीं होता तब तक हम तनाव में रहते हैं। यानी आपका जो चालक है, जब किसी चीज की जरूरत हुई आपको, सबसे पहले क्या आवश्यकता, फिर क्या हुआ ड्राइव। ठीक है ना, आप चालक, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको भूख की आवश्यकता, मतलब खाने की आवश्यकता हुई तो क्या लगी, भूख, पानी की आवश्यकता हुई तो क्या, प्यास, और जब तक वो चीज हमें नहीं मिलती है तब तक हम क्या करते हैं, तनाव में रहते हैं, और जैसे ही वो चीज मिली हम बिल्कुल एकदम नॉर्मल या शांत हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा है उद्दीपन या प्रोत्साहन। प्रोत्साहन वातावरण में उपस्थित वह तत्व है जो हमारे चालक को शांत कर देता है। जैसे प्यास लगने पर प्राणी पोखर, तालाब, झरना, नदी, नाला पर जाकर पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाता है। प्रोत्साहन,
जैसे आपकी कक्षा के अंतर्गत 10 में से 10 नंबर आते हैं, टेस्ट लिया आपका, कक्षा में 10 में से 10 नंबर आ गए, आपको क्या दिया, प्रोत्साहन, तो आप अगले टेस्ट में और दुगनी तैयारी करके जाओगे। वैसे ही जो आपका उद्दीपक है, उद्दीपन, और जो आपका प्रोत्साहन है, वातावरण में उपस्थित वह तत्व है जो हमारे चालक को शांत करता है, ठीक है ना। हमारे चालक क्या हुई, चालक हो गया, खाने की आवश्यकता हुई तो क्या लगी, भूख, उस चीज को शांत करने के लिए क्या है, प्रोत्साहन या उद्दीपक, इस चीज को शांत करने के लिए ये चीज काम आती है। तो प्यास लगने पर प्राणी कहाँ जाता है भाई, कहीं पे, जैसे हमें मार्केट में जा रहे हैं, प्यास लगती है, हम देखते हैं कहीं पानी का कैंपर भरा हुआ हो, दुकान के बाहर, रेस्टोरेंट के, जहाँ पे भी हमें चाहे पानी की बोतल जो भी हमें मिले, हम अपनी प्यास को क्या करते हैं, शांत करते हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा प्रोत्साहन हो गया, ठीक है। बोरिंग तथा अन्य के अनुसार उद्दीपन वह वस्तु, परिस्थिति अथवा क्रिया है जो व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती है और जारी रखती है तथा उसे दिशा देती है। उद्दीपक क्या है, उद्दीपक वह वस्तु या परिस्थिति है अथवा क्रिया है जो व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती है, ठीक है, और उसे जारी रखती है तथा उसे दिशा देने का काम करती है। कौन, उद्दीपक। वास्तव में देखा जाए तो आवश्यकता चालक एवं उद्दीपन में घनिष्ठ संबंध है। क्या है, आवश्यकता चालक एवं उद्दीपक तीनों में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। आवश्यकता चालकों को जन्म देती है, आवश्यकता किसको जन्म देती है, चालकों को, और चालक एक तनावपूर्ण स्थिति होती है तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा और रूप प्रदान करती है। उद्दीपक द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है, पूर्ति के पश्चात चालक की समाप्ति हो जाती है। आवश्यकता चालक उद्दीपक के संबंध को निम्न रेखांकित चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी चीज की जरूरत हुई, आवश्यकता हुई, तो आवश्यकता होने के बाद क्या उपस्थित होता है, चालक। चालक को शांत करने के लिए क्या होता है, उद्दीपक या प्रोत्साहन। इन तीनों के अंतर्गत आपस में गहरा संबंध है, ठीक है ना। यानी आवश्यकता आपको किसी चीज की हुई तो आपका चालक जागृत हुआ, चालक को शांत करने के लिए आपका उद्दीपक। तो सीक्वेंस वाइज यदि पूछा जाए तो सबसे पहले आपकी आवश्यकता आती है, आगे डायग्राम बना हुआ है, बता दूंगा। आवश्यकता हुई तो चालक जागृत हुआ, चालक को शांत करने के लिए उद्दीपक, ठीक है। अब हम अगले डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले क्या हुई, आवश्यकता किसकी, भोजन की, ठीक है ना। और ये चालक क्या कर रहा है, ड्राइव, ठीक है ना, कि जब तक इस आदमी को भोजन नहीं मिले, ये चालक। प्राणी में आंतरिक तनाव, चालक शुरू होते ही इसके अंदर तनाव शुरू हो गया, फिर आया हमारा उद्दीपक, ठीक है ना। उद्दीपक आते ही हमें क्या मिला, भोजन। जैसे हम प्यासे थे, हम किसी नदी, पोखर, तालाब, नलकूप, किसी के पास जाकर हमने अपनी प्यास को शांत कर लिया, तो वो हो गया उद्दीपन। तो क्या हो गया, हमारा लक्ष्य की प्राप्ति हो गया, एवं हमारा क्या हो गया, समायोजन, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको एक डायग्राम देके पूछा जा सकता है, इसमें से निम्न में से सही कौन सा है। आपको सबसे पहले चालक दे दे, फिर आपको उद्दीपक दे दे, तो सबसे पहले आपका एक नंबर पे आवश्यकता, चालक, फिर आप क्या, तनाव, फिर आपका उद्दीपक, लक्ष्य की प्राप्ति। आप इस चीज को आप ध्यान में रखें, ठीक है दोस्तों। प्रेरक बराबर आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन, यानी प्रेरक क्या है आपका मोटिव क्या है, आवश्यकता, इन सब, आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन, ठीक है दोस्तों। ये सूत्र आप याद रखें। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण, एक मनोवैज्ञानिक है थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक और कृत्रिम, इन्होंने दो प्रकार का वर्गीकरण दिया है, स्वाभाविक और कृत्रिम। इसको हम आगे शॉर्ट में ही इतना ही आपको याद रखना है कि थॉमस ने कौन कौन से दो वर्गीकरण दिए थे। इसका आप पूरे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत आपको इतना ही पूछा जाएगा कि थॉमस का जो अभिप्रेरक का वर्गीकरण किया था वो कितने प्रकार का था या कौन कौन सा है। फिर है मैस्लो के अनुसार जन्मजात और अर्जित, गैरेट के अनुसार जैविक ऑब्लिक दैहिक या मनोवैज्ञानिक या सामाजिक। फिर है अभिप्रेरणा के प्रकार। अब पढ़ते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से। आंतरिक अभिप्रेरणा, जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करता है तो इसे आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। यह अभिप्रेरणा व्यक्ति को अंत तक अर्थात लक्ष्य तक ले जाती है। आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत है, यानी जो आपके आंतरिक अभिप्रेरणा,
आपके अंतर्गत नींद, आराम करने की, ठीक है। और जो आपको मैंने अभी बताई थी कौन कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य प्रेरणा के अंदर सुरक्षा, क्रोध, ये क्रोध तो आपका आंतरिक हो गया, ठीक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर आदमी क्या करता है, कार्य, मतलब आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेरित ना होकर अपने स्वयं से प्रेरित होकर जो कार्य करते हो आप उसमें 100% सफलता प्राप्त करते हो। यानी आंतरिक, जिसे आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। आप अपने आप से मोटिव रहो, आप अपने आप से मतलब मजबूत रहो। लोगों के कहने, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ आपको नहीं सोचनी है। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है आपको नीचे दिखाना, लोगों का काम है आपको एक दूसरे से भड़काना, लेकिन अपने आप की सुनो आप कि क्या मैं इस जगह पर सही हूँ या मैं गलत हूँ। आप यदि जिस दिन अपने आप की सुननी शुरू कर दी आपने, उस दिन आपका जीवन सफलता की राह पर चल पड़ेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपने अपने आप से प्रश्न करना शुरू कर दिया और आप अपने प्रश्न का उत्तर अपने स्वयं निकालना शुरू कर दिया, तो आप उस दिन सफलता के किनारे पे चले जाओगे। ये मेरा वादा आपसे, ठीक है। तो आंतरिक जो अभिप्रेरणा है वो सकारात्मक अभिप्रेरणा है, और ये अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंत तक जलती है। जब तक आप अपने खुद से मोटिव रहोगे ना, जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हासिल नहीं होगी, तब तक आप संघर्ष करते रहोगे। और जिस दिन आपने लक्ष्य की हासिल कर लिया, अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर ली, आप उस दिन खुश हो जाओगे कि हाँ, मैं अपना आप से आज खुश हूँ, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत है। आप उस लक्ष्य को प्राप्ति कर लोगे तब आप उसका अंत समझोगे, ठीक है। फिर है बाह्य अभिप्रेरणा। जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित ना होकर किसी बाह्य व्यक्ति के प्रेरित करने पर कार्य करता है, तो इसे बाह्य या नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। यह अभिप्रेरणा अंत तक पहुंचने की एक युक्ति है, साधन मात्र है, अर्थात केवल एक शुरुआत है। यानी आप अपने आप से मोटिवेट नहीं हो रहे हो, तो फिर क्या होता है, आप किसी दूसरे का मोटिवेशन सुनते हो, और वो मोटिवेशन ऐसे देता है, जैसे मान लीजिए मैं फॉर एक एग्जांपल, मेरे एक मित्र का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो 2018 के अंतर्गत तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत उसका सिलेक्शन हो गया था। मैंने उनसे पूछा था कि भाई आपने कैसे क्या रणनीति तैयार की थी, तो उसने कहा कि मैंने फलानी गाइड को एक बार पढ़ा था, मेरे घर में शादी थी, मैं बहुत बिजी था, मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा था और मेरा सिलेक्शन हो गया। आपने देखा होगा जो RS टॉपर निकलते हैं, जो IAS टॉपर निकलते हैं, जो बड़े बड़े जो फर्स्ट ग्रेड निकलते हैं, उनका आप इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू देखते हो, उनका आप साक्षात्कार किसी कोचिंग संस्थान के उद्देश्य से देखते हो, तो वो क्या कहते हैं कि सर हमने साल भर तक हम अंडरग्राउंड रहे थे, हमने ऐसी तैयारी की थी, हमने ऐसी तैयारी की थी। वो सिर्फ और सिर्फ फेंकी है, मतलब जितना वो फेंक सकते हैं ना, उस दिन वो सारी चीज़ें फेंक देते हैं। हकीकत यही है कि आज जो टॉपर पढ़ रहा है वो भी हमारे जैसे ही पढ़ रहा है। हम जिस कोचिंग से, जिस संस्थान से, जिस नोट से या जिस बुक से पढ़ रहे हैं, उसी आधार पर हम पढ़ रहे हैं जैसे ही वो पढ़ रहा है, ठीक है ना। फर्क हमारी मेहनत, हमने थोड़ी कम मेहनत की, पीछे रह गए, टॉपर ने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की, वो आगे चला गया। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, कोई ऐसी इस दुनिया में कोई ऐसी बूटी या कोई कोचिंग वाला ये कह दे कि मैं इसकी नौकरी लगा के दे दूंगा। यदि कोई ऐसा है तो मेरे से भी संपर्क करो ना आप, ठीक है ना। तो आप अपने आप से मोटिवेट रहो, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है, ठीक है। यदि आप अपने आप से मोटिवेट होना शुरू हो गए, तो आप उसी दिन से आप अपनी सफलता की उस दिशा को पार करने में आपको समय नहीं लगेगा। और आप लोगों के दूसरे, मैं बोल दूंगा आप फलानी गाइड पढ़ो और आप उस कोचिंग से नोट्स लेके आ जाओ ना, आप वहाँ जाओ, वहाँ आप जोधपुर में आपको पढ़ाई नहीं, आप जयपुर जाओ, आप दिल्ली जाओ, तो आप बर्बाद हो रहे हो, ठीक है ना। आप सफलता की राह पे नहीं चल रहे हो, आप बर्बादी की राह पे चल रहे हो। आप इतने मैच्योर हो कि आप खुद उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसा पढ़ना है, ठीक है। तो बाह्य जो अभिप्रेरणा है वो क्या है, नकारात्मक अभिप्रेरणा है, ठीक है ना। वो आपको अंत तक पहुंचाने का एक जरिया है, ठीक है, और वो एक सिर्फ प्रेरित कर सकती है। आप आज मैं एक बड़ा सा सेमिनार हॉल आपका लूं कि मैं आपको मोटिवेशन, आपको कैसे तैयारी करनी है, वो आप घर जाते जाते 70% बातें भूल जाओगे आप। क्यों? क्योंकि सबने वही चीज़ें सुनी है,
मैं भी कहीं ना किसी से सुन के ही आपको बोलूँगा। तो मोटिवेशन वही है जो आप अपने आप से प्रेरित होते हो। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। सबसे पहला है मूल प्रत्यावर्तात्मक सिद्धांत। सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने मनुष्य व जीव जंतु के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मूल प्रत्यावर्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका? मनुष्य व जीव जंतु के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए। ठीक है ना। इसे विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है मूल प्रवृत्ति का जनक किसे माना गया है? विलियम मैकडूगल को। ठीक है ना। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है और संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां, आप इसको इंपोर्टेंट कर लें क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। संवेग, आप भय का आपके सामने संवेग होगा तब आप उस चीज से क्या कर लोगे? पलायन। मुझे यहाँ इस चीज से डर लग रहा है, मुझे पढ़ने से डर लग रहा है, मैं पढ़ाई छोड़ के दूसरे काम में लग जाऊंगा। ठीक है। क्रोध, जब आपको किसी पे क्रोध आता तो उस पर आक्रमण या युद्ध जैसी स्थिति में, छोटे बच्चे होते ना, एक दूसरे से उसको गुस्सा आता है, जैसे कि उसका खिलौना दूसरे बच्चे ने छीन लिया तो उसके ऊपर क्या करता है? क्रोध करता है, चिल्लाता है और उसको मारने के लिए दौड़ता है, मतलब आक्रमण करता है। भूख, जैसे आपको भूख लगी, भोजनावसर, आपको भोजन को प्राप्त करने के लिए आप उस चीज की और क्या करते हो? प्रेरित कि मुझे कैसे किसी भी हाल में मुझे भोजन चाहिए। घृणा, छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, हमारे आसपास फैमिली में या मोहल्ले में ऐसा एक दो बंदा होता है जिससे बच्चे डरते हैं। जैसे ही बच्चा उससे डरता है और वो उसके सामने आता है, चेंज, उसका रूट ऑटोमेटिक चेंज होता है। या तो भाग के घर के अंदर आ जाता है या अपनी मम्मी, अपने पापा, दादी, दादा, नाना, नानी, जिसके जो नजदीक है उनके पास चला जाता है। ठीक है। वात्सल्य, पुत्र कामना। कष्ट, संवेदना, यदि आपको कष्ट होता है संवेदना प्रकट करते हैं। आश्चर्य, जिज्ञासा, आश्चर्य हुआ, आप आश्चर्य जैसे संवेग आया आपके सामने आया तो आप जिज्ञासा। कामुकता, काम। आत्महीनता, विनती भाव। आत्माभिमान, आत्म प्रदर्शन। एकांकीपन, सामूहिकता, आप एकांत में हो, ठीक है ना, लेकिन आपकी मूल प्रवृत्ति आपको समूह में जाने के लिए प्रेरित करेगी। अधिकार भावना, संग्रह। रचना अनुभूति, रचना प्रवृत्ति और आमोद को आप हास्य में बदलने की मूल प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से ये 14 संवेग है और ये 14 मूल प्रवृत्ति हैं। आप इस चीज़ को आराम से याद कर लेना। किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि संवेदना जो मूल प्रवृत्ति है उसका संवेग क्या होगा, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मूल प्रवृत्ति की विशेषता। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, जो जन्मजात है वो सार्वभौमिक है। मूल प्रवृत्ति की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग रचना, संरचना, शरीर के हिसाब से, उसके हिसाब से मूल प्रवृत्तियां उसके अंतर्गत पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती हैं। मूल, बिल्कुल, व्यक्ति का व्यवहार किससे डिपेंड करता है? वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। जैसे कोई आदमी हंसता रहता है, कोई आदमी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कोई आदमी अकेला रहना पसंद करता है, कोई समूह में रहना पसंद करता है। ठीक है ना। तो जैसा उसकी शरीर की बनावट होगी वैसा उसके अंतर्गत मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हो तो आपकी क्रिया किया है कि आपको सरकारी जॉब लगना है। ठीक है। मूल प्रवृत्ति शोधनशील या परिवर्तनशील होती है। समय समय के अनुसार वो परिवर्तित होती रहती है। और मूल प्रवृत्तियां आदतों से भी, आपकी आदत अलग हो सकती हैं लेकिन मूल प्रवृत्तियां अलग है। आदत और मूल प्रवृत्ति दोनों भिन्न है। ठीक है। मूल प्रवृत्ति में 3 क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये 3 प्रवृत्तियां किसके अंतर्गत? मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत शामिल हैं। फिर दूसरा सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर कहा गया है
कि अचेतन मन में दमित इच्छाएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपके ऐसी कोई बात है जो आपके दिमाग में वो खटक रही है, ठीक है ना, आपने मेहनत की और आपको सफलता नहीं मिली, तो आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ें चलती रहेगी कि मुझे सफल होना है, वो आपके अचेतन मन के अंदर आप उसको प्रेरित करेंगे कि नहीं, मुझे सफल होना है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, इस सिद्धांत में का प्रतिपादन हार्वर्ड ने विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक डेविड सी मैक्सीलैंड के द्वारा किया गया है। और क्या कहा गया इस सिद्धांत के अंतर्गत? इसके सहयोगी थे एटकिंस व होयांग। फेर्नांड के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से है। उपलब्धि अभिप्रेरणा में व्यक्ति वहां पहुंचने की चाह रखता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा के व्यक्ति वहां पहुंचने की चाह रखता है जहां तक प्रयासों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। यानी आदमी के अंतर्गत अभिप्रेरणा है, आपकी उपलब्धि उस क्या, हाँ मुझे सरकारी जॉब के अंदर लगना है, तो वो जब तक करेगा तब तक उसको सफलता नहीं मिलेगी। उपलब्धि अभिप्रेरणा में उपलब्धि की चाह व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। यानी जो उपलब्धि की चाह है उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? क्रिया। ठीक है। फिर है हमारा चौथा, आवश्यकता। पदानुक्रमिक सिद्धांत मैस्लो के अनुसार 5 आवश्यकता व्यक्ति की क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। इस प्रकार का ये डायग्राम बनता है। ये क्या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और सबसे ऊपर 5 नंबर। ठीक है ना। दैहिक आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता के अंदर क्या आता है हमारा? भोजन, पानी, भोजन, कपड़ा और आवास। ये हमारे क्या हुआ? दैहिक आवश्यकता है। भोजन, कपड़ा और आवास। क्या हो गया? भोजन, कपड़ा, मकान। यानी आदमी की ये दैहिक आवश्यकता है, इसके बगैर तो जीवन व्यर्थ है। ठीक है। फिर सुरक्षा की आवश्यकता, भाई उस चीज की सुरक्षा भी तो है, और उसकी कर्तव्यों का, उसके अधिकारों का हनन ना हो, उसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। फिर है संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता, आसपास के लोगों के साथ मिलजुल के रहे, उनके एक दूसरे के साथ रिलेशन रहे। ठीक है। संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता। फिर है सम्मान की आवश्यकता, आदमी दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, तो फिर वो सम्मान की आवश्यकता, उसकी इच्छा होगी। कक्षा के अंतर्गत आप दिन रात मेहनत करते हो, आप टॉप आ रहे हो, तो आप चाहते हो कि मेरा कक्षा के अंतर्गत सम्मान हो। फिर है आत्मसिद्धि एवं आत्मोन्नति की आवश्यकता। लास्ट में ये है। तो यहाँ से शुरू होता है, ये ऐसे डायग्राम तैयार होता है। दैहिक आवश्यकता सबसे नीचे होती है और आत्मसिद्धि सबसे ऊपर होती है। इस डायग्राम को आप ध्यान में रखें, सीक्वेंस वाइज पूछा जा सकता है। सबसे पहले दैहिक आवश्यकता आती है, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर संबंध, फिर सम्मान और फिर आत्मसिद्धि। अभिप्रेरित करने का तरीका एवं विधियां, आपको कैसे अभिप्रेरित किया जाए, कौन कौन सी विधियां या तो तरीका। देखो, एक आपकी प्रशंसा एवं निंदा द्वारा, आप प्रशंसा करोगे आप किसी व्यक्ति की, ठीक है ना, तो ये उसको क्या मोटिवेट करेगी। आवश्यकताओं का ज्ञान कराकर कि भाई आपको इस चीज की आवश्यकता है। आकांक्षा का स्तर जानकर आपकी क्या सोच है। सफलता का अभ्यास कराकर, आभास कराकर कि देखो फलाना व्यक्ति ने मेहनत की, आज वो सफल हो गया। असफलता का भय दिखाकर, यदि आपने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की तो जो आज ये मजदूर काम कर रहे हैं, ये देख लेना कल तेरा ये हाल होगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। प्रतियोगिता का आयोजन के द्वारा, आप प्रतियोगिता के आयोजन के द्वारा किसी व्यक्ति की कह सकते भाई आपके अंदर कितनी योग्यता है, उसका हम परख कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करना, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे आगे जा सकता हूँ। ठीक है। उचित शिक्षण विद्या का प्रयोग करके, विद्यालय के अंतर्गत आप उचित शिक्षण विद्या का प्रयोग करा के शिक्षण कार्य करवाया जाए। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग द्वारा, जैसे टेलीविजन हो गया, श्रव्य दृश्य हो गया, ये ऐसी चीजें दिखाकर किसी चीज को याद करवाना, किसी चीज को समझाना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन द्वारा, विद्यालय एवं कक्षा के उचित वातावरण के द्वारा
आपको इस तरह से अभिप्रेरित करने की ये विधियां हैं, ये इस प्रकार के तरीके हैं जिससे आपको अभिप्रेरित किया जा सकता है। अब हमारा अधिगम के अभिप्रेरण का महत्व क्या है? ठीक है, व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक। यदि आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, तो आप क्रोध की भावना आपके अंतर्गत ज़्यादा है, तो आप उस व्यवहार को नियंत्रित करते हैं किससे? अभिप्रेरणा से। रुचि जागृत करने में सहायक, आपके अंतर्गत किसी चीज़ के प्रति आप रुचि जागृत करनी है तो वो अभिप्रेरणा के माध्यम से कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने में सहायक, अधिगम तत्परता जागृत करने में सहायक और मानसिक क्रियाओं के विकास में सहायक, अनुशासन स्थापित करने में सहायक और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, चरित्र निर्माण में सहायक। इस प्रकार से अधिगम अभिप्रेरणा का ये महत्व होता है कि आपके चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए, आपको अनुशासन स्थापित करने में कैसे सहायक हो सकते हैं, अधिगम तत्परता की जागृतता के लिए आपको इसका महत्व होता है, ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है, मानसिक क्रियाओं के विकास में ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति में ये सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका अभिप्रेरणा का ये महत्व है। और इसी के साथ आज हमारा जो अधिगम वाला टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला सेशन हमारा 3 या 4 सेशन के अंतर्गत हम करेंगे प्रश्नोत्तरी। ठीक है ना, इस पूरे के पूरे टॉपिक की प्रश्नोत्तरी करेंगे ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। ठीक है, सेशन कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताएं। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।